श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आज की इस क्लास में भी 12 अगस्त को जो पेपर वन हुआ किसका असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स का, उसका हिंदी पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द मैं पूरे इस पेपर वन को आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आज की क्लास में पेपर वन में सिर्फ हिंदी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यह पेपर आपके लिए रहने वाला है क्योंकि आप भी आने वाले समय में इसी तरीके का एग्जाम भी देने वाले हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स के एग्जाम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं जो हमने पढ़ा क्या क्वेश्चन वहीं से आए थे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्या हमें एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है या सिर्फ उन्हीं टॉपिक को और मजबूत और मजबूत हमें करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। देखो क्स वर्ण है, हमारी पहली क्लास से क्वेश्चन आ चुका है भाई। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त स्वर। क्स क्या है? क्या ये स्वर है? तो पहले तो ऑप्शन नंबर ए और डी को काट दो भाई, है ना। देखो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया आपका, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया क्योंकि संयुक्त स्वर क्या होते हैं भाई। देखो स्वर के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, अ ई उ ये स्वर है हमारे। संयुक्त स्वर जैसे ए ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर है। आपको हर एक चीज का बच्चों पता होना चाहिए। व्यंजन क च ट त प, है ना, आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त व्यंजन है क्स भाई हमारे पास। और देखो संयुक्त व्यंजन 4 हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसमें से क्स कैसे मिलके बना है भाई? क जब हाँ स के नीचे हलंत भी लगा सकते हैं, पूरा सा भी लिख सकते हैं। अगर हलंत लगा दिया देन फिर अ लिखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। ये हमारी क्लास नंबर 1 जो मैंने पेपर 1 हिंदी के लिए आपकी क्लास ली थी उसमें पढ़ाया था। आओ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पहली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। ये पूरी की पूरी क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर पड़ी है भाई, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम से डाउनलोड करो। वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। स्वर में भी हर्स्व स्वर हमने पढ़े थे, दीर्घ स्वर हमने पढ़ा, प्लुत स्वर हमने पढ़ा था। हर्स्व स्वर अ ई उ, दीर्घ आ ई उ। स्पर्श व्यंजन 25 है हमारे पास। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। उष्म व्यंजन श श स स्लेट और ह हमारे पास है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन हमने 4 पढ़े थे, क्स त्र ज्ञ स्र। क्स बनता है क प्लस स से, त्र बनता है त प्लस र से, ज्ञ बनता है ज प्लस य से और स्र बनता है श शलगम प्लस र से भाई। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके थे, पूरी की पूरी वर्णमाला मैंने आपको बताई थी। आफ्टर दैट हमने घोष और अघोष के बारे में भी पढ़ा था। आओ इसका भी रिवीजन आपको लगे हाथ करवा देता हूं, बाकी थोड़ी डिटेल से पढ़ना है क्लास नंबर 1 को देखिएगा भाई। लास्ट के 3 जो वर्ड होते हैं वो घोष शब्द कहलाते हैं, याद रखना घोष को सघोष भी कहते हैं। और पहला और दूसरा ये हमारे अघोष कहलाते हैं, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ। और श शलगम, स षटकोण और स स्लेट भी अघोष में आता है। और य र ल व और ह ये हमारे घोष और सघोष में आते हैं। तो ये आपको सारे याद करना पड़ेंगे भाई और इनकी ट्रिक्स मैंने बताई है, तो पहली क्लास को जरूर देखिएगा भाई। इसके बाद अल्प प्राण महाप्राण भी, यानी पूरी वर्णमाला को हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम हो, जैसे पहला तीसरा पांचवा वर्ण और य र ल व। और महाप्राण जिसमें अधिक परिश्रम, और एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी, जिसमें ज्यादा सांस निकलती है वो महाप्राण, जिसमें कम सांस निकलती है वो अल्प प्राण। पढ़ के कर लो, जैसे क कम निकले, ख दूसरा ज्यादा हवा बाहर निकलती है, ग कम निकलती है, घ ज्यादा प्राण बाहर आते हैं, ज्यादा हवा बाहर आती है। तो ऐसे ही हर एक ट्रिक्स मैंने आपको बताई है किस तरीके से आपको ये मार्क्स लेने हैं। और इन द एंड भाई, ये जो अभी 12 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ, मुझे स्कोर चाहिए आपका 10 में से कितने मार्क्स आए। आगे चलो भाई, ठ का उच्चारण स्थान पहली क्लास से दूसरा क्वेश्चन आ गया और ट्रिक्स बताई थी भाई, कुछ याद नहीं रखना। वर्णमाला क्या थी? क च ट त प। अब जिन बच्चों को यह समझ नहीं है कि क च ट त प है क्या, भाई पहली क्लास देखो, बार बार कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा का वर्ग। सबसे पहले क्या आता है बोलने के लिए? कंठ आता है। तो ये सारे के सारे कंठ से। कंठ के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है भाई? अंदर हमारी पोजिशनिंग क्या है? तालु है, तालव्य है, तो पूरा का पूरा चवर्ग तालव्य से। उसके बाद आता है टवर्ग हमारा। तालु के बाद क्या आता है भाई? मूर्धन्य, जिसको मूर्धा भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? मूर्धा आ गई। मूर्धा के बाद क्या आता है? दंत आते हैं भाई। और उसके बाद क्या आते हैं? ओष्ठ आते हैं। तो ये पूरे वैसे बने, पूरा का पूरा कवर्ग कंठ से, पूरा का पूरा चवर्ग तालु से, पूरा का पूरा टवर्ग मूर्धा से।
और पूरा का पूरा तवर्ग दंत से, पूरा का पूरा पवर्ग ओष्ठ से, और ठ कहां पे आता है, टवर्ग में, ट ठ। देखो दूसरा ड ढ ण। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से मैंने हर एक चीज आपको बताई। कौन सा आंसर सही हो गया भाई हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। मुर्दा विल बी द सही जवाब भी दिस क्वेश्चन। देखो मेरा पूरा टारगेट है भाई, सबसे पहले हिंदी में तो 10/10 लेकर आने हैं आपके, और ये पूरे के पूरे नोट्स फ्री प्रोवाइड करवा दिए हैं भाई। अब इससे ज्यादा आप क्या जाते हैं? थोड़ी सी मेहनत करो, टेलीग्राम के ऊपर जाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो। हिंदी में 10/10 चाहिए, हिंदी में 10/10 चाहिए, एक भी नंबर कम नहीं। कंठ के सारे भाई का वर्ग, तालु चवर्ग, और उसके साथ है य और स शलगम, ये जरूर याद रखने जो एक्स्ट्रा वर्ड है। मूर्धा टवर्ग, री ऋषि, र और स षटकोण, दंत तवर्ग, ल और स सलेट, ओष्ठ उ उ और पवर्ग पूरा, नासिका ड य ण न म, ये नो सानुनासिक भी कहते हैं। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, व ह। तो ऐसे वर्ड जरूर देख लेना। कंठ और तालु, ए ऐ। ठीक है, इस तरीके के ये चीजें भी जरूर देख लेना, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया भाई। आगे चलो, माफी चाहूंगा। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है चांदी का सिक्का धूप में डालना, सिक्के की ढलाई करना, सिक्के जमा करना, और ऑप्शन नंबर डी प्रभाव जमाना। अरे भाई मैं आपको बोलूं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सिक्के जमा करना। आप बोलोगे सर क्या आप पागल हो गए हो? आप मेरी बात मानोगे? आप कभी नहीं मानोगे। क्यों? आप बोलोगे सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है प्रभाव, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी है। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी है, आप बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं यहां से आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना कॉन्फिडेंस अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आया ना आपको, जब मैंने ऑप्शन नंबर सी बोला कि सिक्के जमाना का मतलब है सिक्के जमा करना, एक आंसर आया कि सर ये क्या बोल रहा है, सर इसका आंसर तो प्रभाव जमाना है। नो डाउट। तो जितना कॉन्फिडेंस अभी था ना, हर क्वेश्चन में एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस होना है चाहिए, तभी उसको टिक करना। हल्की सी भी अगर डाउट आया तो क्वेश्चन को उस समय के लिए छोड़ देना, जब समय बचेगा दोबारा सोचना, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है और क्वेश्चन सही होने चाहिए। डाउट वाले क्वेश्चन को थोड़ा हल्के में नहीं लेना है, उनको थोड़े समय के लिए छोड़ना है, आगे वाले क्वेश्चन करने हैं, बाद में दोबारा उसके ऊपर सोचना है। तो जब तक इतना कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मैं आपको बोलूं सिक्के जमा करना इसका आंसर, आप बोलोगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, प्रभाव जमाना ही आंसर है। जब तक इतना कॉन्फिडेंस ना आया एग्जाम में, आंसर टिक मत कीजिएगा भाई शुरू के लिए। इज दैट क्लियर? जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, बाकी समय का थोड़ा ध्यान भी रखना है, और जो डाउट वाले क्वेश्चन आएंगे ना उनको बाद में थोड़ा सा देखना है कि करें या ना करें। वो मैं बाद में भी आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी भाई पेपर 1 के लिए कि किस तरीके से आपको लगानी है। आगे आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह शब्द का पर्यायवाची है? समूह का पर्यायवाची। अब समूह आप पर्यायवाची नहीं है, माफी चाहूंगा, पर्यायवाची नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखना जो नहीं लगता है बच्चों। तो पहले तो वो शब्द देखो जिनका आपको कंफर्म पता है भाई ये तो समूह होते हैं, जैसे गण भाई, ये तो हमें पता है कि भाई ये समूह होते हैं गण। जैसे आपने नाम भी सुना होगा देवगण, मित्रगण, भाई समूह है। इसके साथ मुझे लगता है यवन में भी आपने सुना हो सकता है, लेकिन पुंज आपने जरूर सुना होगा भाई, नक्षत्र पुंज आपने सुना होगा, ठीक है, प्रकाश पुंज आपने सुना होगा, ये भी समूह होता है भाई। अब बच्चा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मैं आपको बताना चाहूंगा, वृंद का मतलब भी समूह होता है। यवन यहां हमारा सही आंसर कहलाएगा, जो समूह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यवन का मतलब होता है बच्चों जाति, यवन का मतलब क्या होता है? जाति होता है। बाकी वृंद, गण, पुंज, ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? समूह के शब्द हैं, समूह के पर्यायवाची शब्द हैं भाई। आगे लेकर चलूंगा। दीर्घकाय का विलोम, अगर कल वाला PYQ लगाया होगा ना तो इसका आंसर अपने आप मिल गया। दीर्घकाय, अरे भाई बड़ी काया वाला, बड़े शरीर वाला। भीमकाय, यस बड़े शरीर वाला। कल हमने कृष का विलोम पढ़ा था, और कल मैंने याद करो कहा भी था ये कृष ऋतिक रोशन वाला कृष नहीं है। ये कृष का मतलब होता है छोटा, दुबला, पतला, और इसका विलोम हमने कल पढ़ा था स्थूल, याद होगा आपको, कठोर, बड़े शरीर वाला, हरिष्ट पृष्ठ। तो वही तो है दीर्घकाय, बड़े शरीर वाला। ऑप्शन नंबर भी मिल गया। कृषकाय, देखो ये बेनिफिट होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन का आंसर देखो कल वाली क्लास से आंसर मिल गया, पीछे वाले PYQ को ही यहां पे लिया गया था, लेकिन थोड़े से अलग भाव में। विशालकाय भी दीर्घकाय ही होता है, भीमकाय मतलब बड़े शरीर वाला। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब होगा, क्योंकि विलोम हमसे पूछा है भाई
क्या पूछा है, विलोम हमसे पूछा है। मैं फिर कहूंगा भाई मेरी प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखो, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, सारी की सारी क्लासेस लगानी है और अब आपको करनी है एग्जाम तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आगे चलो भाई, प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं है। मैंने क्या कहा था, उपसर्ग के लिए मूल शब्द छांटना है। जैसे प्रत्युपकार, भाई आपको साफ दिख रहा है कि यहां पे जो मूल शब्द है वो क्या है, उपकार है। उपकार में प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष भाई ये क्या होता है मूल शब्द, यक्ष और अक्ष मूल शब्द होता है ना। पता लग रहा है आपको कि यहां पे भी प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्ष भाई आपके पास होगा, प्रत्यक्ष बनेगा। प्रतिऊस में भाई प्रतिधन ऊस, भाई ऊस क्या होता है, ऊस का मतलब होता है भौर, भौर उसका मतलब होता है। प्रत्युत्तर भाई प्रति जमा उत्तर, भाई मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है मतलब इसका मार्क्स सभी को मिल जाएंगे, क्योंकि प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। मुझे लगता है सभी के सभी ये प्रति से ही निर्मित शब्द है भाई। तो अगर इस तरीके से आप एग्जाम में छांटेंगे तो आपको जरूर आंसर मिलेगा भाई। इज दैट क्लियर? प्रति जमा उपकार, प्रति जमा अक्ष, प्रति जमा उस, प्रत्युस, प्रति जमा उत्तर, प्रति उत्तर, सभी के सभी में मुझे लगता है प्रति उपसर्ग यहां पे है। तो इसका फिर कोई भी जवाब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी में प्रत्युप है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने उपसर्ग करवाई थी, उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द छांटना, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा वहां पे उपसर्ग लगी है, कौन सी उपसर्ग लगी है, प्रत्यय लगी है तो कौन सी प्रत्यय लगी है। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा आपको। ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। बताओ, कल भी कुछ इससे रिलेटेड हमने किया था, किया हुआ है लास्ट क्लास में भाई। ऐतिहासिक इमारतें, क्या ये परिमाणवाचक है? काटते चलो भाई, नहीं, इसमें तो नाप तोल का बोध होता है। क्या ये संख्यावाचक है? नहीं भाई, उसमें संख्याओं का बोध होता है। क्या सार्वनामिक है? नहीं। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर डी, क्या ये गुणवाचक है? हाँ भाई, यहां पे इमारतों का गुण बताया जा रहा है कि वो ऐतिहासिक है। इमारतें कैसी हैं? ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो यह विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक भेद है, याद रखिएगा, गुणवाचक भेद है। और मुझे लगता है लास्ट क्लास में स्थानवाचक भी था ऑप्शन में, अगर कल वाली क्लास आपने देखी होगी तो स्थानवाचक उसमें हमने बात की थी, है ना, जो भी विशेषण का भेद नहीं था। चलो भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जाति का उदाहरण नहीं है। शिक्षक, अरे भाई ये तो जातिवाचक है भाई, शिक्षकों की बात हो रही है। छात्र, बहुत सारे छात्र हो सकते हैं भाई, पूरी की पूरी जाति को संबोधित कर रहे हैं। सेना, ये भी जातिवाचक है भाई। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यह देश का नाम है जिन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आएंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता भाई, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस लगाई हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहां से गलत होने वाला है, एक भी क्वेश्चन यहां पे गलत होने वाला है। और ये जितने भी लेटेस्ट एग्जाम है, इनमें ना तो समास देखने को मिल रहा है, ना तो अलंकार देखने को मिल रहा है भाई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। रास्ते में कुछ खा लेना रेखांकित पद सर्वनाम में किस भेद का उदाहरण है? अरे भाई बताओ, क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई नहीं थी? क्या मैंने डायरेक्ट वर्ड बताए नहीं थे? क्या ये निजवाचक है? अरे नहीं भाई। क्या ये संबंधवाचक है? नहीं। जो सो संबंधवाचक होता है। क्या पुरुषवाचक है? नहीं भाई। क्या बचा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। देखो बच्चों, मैंने हर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जहां से ये क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे पूरे लेक्चर लिए, और ऐसा भी नहीं बहुत लंबे लेक्चर है, हार्डली 20-25 मिनट के। और ये थे सर्वनाम के 6 वेद, जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी अनाप शनाप भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तू वह, आप निजवाचक में याद रखना आप आता है, निश्चयवाचक में यह वह है सो, अनिश्चय में कोई कुछ आता है, संबंध में जो सो आता है, प्रश्न में कौन क्या आता है। यही तो चीजें याद रखनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से अप्लाई होगी। फिर देखो कैसे भाई आपके मार्क्स नहीं आते एग्जाम में। बताओ मुझे स्कोर कितना रहा आपका। और अंतिम क्वेश्चन बचा, वह बढ़ई से मेज बनवा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया समूह। बताओ भाई, अगर आपने सभी लेक्चर मेरे लगाए, क्या बताया था मैंने? जो खुद काम ना करके किसी और को काम के लिए प्रेरित करता है, किसी और से काम करवाता है, वो क्या होता है? वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है? वो बढ़ई से मेज बनवा रहा है,
खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। अब मुझे भाई आपका आंसर चाहिए कि 10/10 स्कोर आया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स के एग्जाम में भाई। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चलो भाई। और मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं लगाई हैं तो अच्छे से लगाओ, ये बहुत बेनिफिशियल है। इन क्लासेस का सीधा सीधा टारगेट है हिंदी में 10/10 भाई। फिर इसके साथ साथ इंग्लिश भी करवाई जा रही है, उसके साथ साथ भाई करंट अफेयर की क्लासेस भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। और बहुत जल्द भाई इसी एग्जाम का मैं आपको जीके पोर्शन भी लेकर आऊंगा। तो कमेंट में मुझे आपका स्कोर चाहिए भाई, कितना स्कोर आपका आया। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलूंगा आपसे अब कल नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ भी। एग्जाम तक अब इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।